जो हमारे HRTC की और बस अड्डा दोनों को लेके आज सुबह से डेलिब्रेशंस हुई हैं हमारे दोनों बोर्ड ऑफ। हेलो। तो दोनों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई और उसमें जो हमने फैसले लिए हैं उससे आपको अवगत करवा रहे हैं। और हमारी HRTC की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है और लगातार HRTC पे हम ध्यान केंद्रित किए हुए हैं और अप्रैल से अक्टूबर तक हमारे रेवेन्यू में 66 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। 66 करोड़ रुपया अर्निंग्स बड़ी है जो कि 14% के आसपास बनता है। और हम और भी सुधारवादी कदम उठा रहे हैं लगातार और जनता से जो फीडबैक मिल रहा है उसकी इम्प्लीमेंटेशंस भी हम कर रहे हैं। और फ्लीट जो है हमारा बेहतरीन फ्लीट हो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और फ्लीट का जो इलेक्ट्रिक फ्लीट जो हमने संकल्प लिया है उसकी जो 327 बसों की खरीद जो है वो लगभग अंतिम चरण में है। 327 बसेस की खरीद वो अंतिम चरण में है और हमने 250 डीजल बसेस जो हैं 32-34 सीटर जो छोटी बसेस हैं वो 250 बसेस खरीदने का फैसला किया था और उसकी हमारे और सरकार में भी सहमति हो गई है और गवर्नमेंट गारंटी देगी और हम 250 ये बसेस भी खरीदेंगे और जो 327 इलेक्ट्रिक बसेस का पैसा पहले ही हमें मिल चुका है। और इसके अलावा 100 के आसपास हम मिनी बसें या टेम्पो ट्रैवलर टाइप जो है उसको इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं और उनकी खरीद की मंजूरी भी हमने दे दी है। तो मतलब कि जब से गवर्नमेंट आई है तब से हम लगातार किस ढंग से फ्लीट को ठीक करना है। तो इस साल के अंत तक हम इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि लगभग 1000 गाड़ी की रिप्लेसमेंट का प्लान हमारे पास हो गया है क्योंकि 250 गाड़ियां हमने पहले खरीदी थी, 250 डीजल की हम अब खरीद रहे हैं तो 500 के आसपास तो ये गाड़ियां हो गई, तो 327 हमारी इलेक्ट्रिक हो गई और 100 के आसपास हमारा मिनी जो है बसों की खरीद होने जा रही है। और वोल्वो बसेस की हम 24 वोल्वो बसेस खरीद रहे हैं, लेकिन क्योंकि सिंगल टेंडर आया था तो हमने टेंडर रद्द कर दिया। बोर्ड ने आज फैसला किया कि सिंगल टेंडर को हम अनुमति नहीं दे सकते, वो दोबारा से टेंडर किया जाए। और तो कुल मिला के हम 1000 के आसपास की बसें जो हैं उसका फ्लीट बदलने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। और हम कंडक्टर्स की भर्ती कर चुके हैं 350 के आसपास, वो हमने कमीशन से भर्ती की है, कोई उंगली ना उठा सके तो हमने वो भर्ती कमीशन के माध्यम से की और उन सबको हम प्लेसमेंट दे चुके हैं। अब हम लगभग 189 JOIT और कंप्यूटर ऑपरेटर, जिनका कि आपको मालूम है कि पेपर लीक हो गया था,
उसको हम चयन आयोग को आग्रह कर रहे हैं कि उसका फिर से पेपर लिया जाए। उसके पेपर हो नहीं पाया, पेपर लीक हो गया था। तो कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी। कुछ तो 189 पोस्टें हैं, ये 177 JOIT की हैं और 12 कंप्यूटर ऑपरेटर की हैं। तो ये भी HRTC में और भर्तियां होने जा रही हैं। और एक जो आप लगातार खबरें बनाते हैं हमारे कार्यप्रणाली पे, जो हम चलते हैं, काम करते हैं, तो हम मीडिया को भी वैल्यू करते हैं। हम जो आप बात हमारे तक पहुंचाते हैं, तो हमने सब्जियों और दूध को जो है हिमाचल HRTC की बसों में जो है उसका टिकट पे छूट दे दी है। लगेज पॉलिसी को रिलैक्स किया है। और जो हमारे गांव के लोग जो दूध लेके आते हैं या सब्जियां लेके आते हैं, उनको हमने छूट दी है कि वो हमारी बसेस को जो है इस्तेमाल कर सकें। इसके बारे में लोग लगातार हमारे साथ बात कर रहे थे, क्योंकि हम वेलफेयर के कंसेप्ट से HRTC को चलाते हैं। और उसके अलावा हमने HRTC की जो बसों पे गुटखे के विज्ञापन हैं और शराब के विज्ञापन हैं, इनको हटाने के निर्देश दिए हैं। ये हमारे से आने से पहले का कॉन्ट्रैक्ट था और उसमें जो है ये सब अलाउड था। तो हमारी काफ़ी बसों पे ऐसे विज्ञापन हैं जो कि जनहित में नहीं है। तो हम नहीं चाहते कि हम कोई भी कैरियर बने, हम उसका हिस्सा बने। तो आज हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ये फैसला किया कि उनको वहाँ से हटा दिया जाए। और उसके बाद आपको ये मालूम है कि हमारी बसेस जो हैं, जो उसमें जो कार्ड्स का था, कौन कौन से कार्ड हैं जी? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI एंड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ये हम बहुत सक्सेसफुली इनको चलाने में कामयाब हो गए हैं और देश में हम पहला राज्य है जिसने इसमें सफलता हासिल की है। तो हमने बोर्ड के जो ये कदम बोर्ड ने उठाए हैं, हम ये जो हमारे HRTC ने उठाए हैं, उसको बोर्ड ने अप्रिशिएट किया है कि वो डिजिटल युग में प्रवेश में जहां वो ये गए कार्ड्स को सक्सेसफुली कर पाए हैं, वहीं पे जो है साथ लगते बसों की जो इलेक्ट्रिक बसों की जो खरीद की प्रक्रिया में आगे जो बढ़े हैं, तो जो इन्होंने काम किया है उसको भी बोर्ड ने अप्रिशिएट किया है। और उसके अलावा आपको हम ये जरूर बताना चाहते हैं और हम बार बार आपसे सहयोग भी मांगते हैं कि HRTC जो है रोज 5 लाख लोगों को अपने गंतव्य स्थलों पे ले जाती है और 3200 के आसपास का हमारा इसमें फ्लीट चल रहा है। और 5 लाख लोगों को ले जाते समय हमारे कई साथी लोग जो कहते हैं कि HRTC घाटे में क्यों है। बार बार आप ये प्रेस में भी उठा रहे हैं। हम आपको यही बताना चाहते हैं कि HRTC को कमर्शियली रन नहीं किया जाता है। ये वेलफेयर स्टेट में चल रही है, ये वेलफेयर के कंसेप्ट से चल रही है। इसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इशू ये है कि हम उन सब घाटे के रूटों पे चलते हैं जहां पे कोई नहीं जाता है, ताकि हर हिमाचली को उसके गंतव्य स्थल पे छोड़ा जा सके।
तो इसलिए हम हर घाटे का रूट चलाते हैं जनता के मदद के रूप में। और दूसरा जो है, हम रियायती सफर भी करवाते हैं। जैसे हम महिलाओं को 50% सफर रियायत में देते हैं, 50% उनका किराया लगता है, 50% वो लगता है। ऐसी 28 तरह की सेवाएं हैं जो हम चलाते हैं। तो इसलिए ये कहना कि एचआरटीसी घाटे में क्यों है और बार बार इस बात को उठाया जाना कि, तो उसके मुख्य कारण है कि हम घाटे के रूट करते हैं, हम रियायती सफर कराते हैं। आपकी सूचना के लिए, एक दिन का महिलाओं का जो रियायती सफर है उस पे 50 लाख रुपया जो है लग रहा है। 50 लाख रुपया हमारा जो है टिकट से कटौती हो रही है। तो ये सारे आंकड़े जो है, क्योंकि हमने अब जीरो टिकटिंग की व्यवस्था भी की है, तो उससे ये सारी बात सामने आ रही है। और थर्डली जो है, हम अपने कर्मचारियों के प्रति वचनबद्ध हैं, अपने स्टाफ के प्रति हमारी कमिटमेंट है। और हम गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो है तनख्वाहें देते हैं और पेंशन देते हैं और महंगाई भत्ता देते हैं, जो कि प्राइवेट के मुकाबले में कई गुना होता है। इसलिए हमारी तुलना, एचआरटीसी की तुलना आप प्राइवेट ऑपरेटर्स के साथ नहीं कर सकते। इसका कंसेप्ट ही अलग है। और अगर इसको कैलकुलेट किया जाए, अगर इन चीजों को कैलकुलेट किया जाए, तो लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा हम जनता पे करते हैं वार्षिक। हम 1000 करोड़ से ज्यादा का रियायती सफर कराने में, घाटे के रूट चलाने में, या जो है ड्यूज देने में हम 1000 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा करते हैं। इसलिए हमें सरकार से भी जो है अनुदान लेना पड़ता है। और क्योंकि हम सरकार की सेवाओं को चलाते हैं, तो इसलिए ये अनुदान लेना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हम बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से जनता के समक्ष रख रहे हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ना तो एयर सेवाएं हैं, हिमाचल प्रदेश में ना तो रेल सेवाओं का उतना बड़ा नेटवर्क है, तो ट्रांसपोर्ट का ही नेटवर्क है। और इसलिए इस सर्विस को जो है आपको अलग नजरिए से आंकने की जरूरत है और इसका मूल्यांकन अलग तरीके से करने की जरूरत है। एक हमने एमडी साहब से ये कहा है कि जो इनका हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस के आसपास का जितना भी एरिया है, जहां पे बस अड्डे वाला एरिया है या टर्न से लेके दूसरी तरफ तक, वो सारा क्षेत्र जो है ये ब्यूटीफाई करेंगे। वो उतना एरिया जो है दुकानों से शुरू होके दूसरी तरफ तक, वहां की साफ सफाई, वहां की ब्यूटिफिकेशन, और ताकि वो लगे कि, आपने देखा होगा आजकल टनल पे भी काम चल रहा है, टनल के बहुत बुरा हाल था और उसको भी सुसज्जित किया जा रहा है ताकि वो हेडक्वार्टर हमारा सही तरीके से नजर आए। तो ये एचआरटीसी से जुड़े कुछ मसले हैं। और साथ में हमने ये फैसला किया है कि जो हमारे ढली और ठियोग के बस अड्डों का हम बहुत जल्दी उद्घाटन करने जा रहे हैं। ढली का बस अड्डा तैयार कर दिया गया है और हमारा ठियोग का भी हो गया है, किलाड़ का भी तैयार हो गया, पतलीकूल का भी तैयार हो गया है। तो लेकिन हम 2 बस अड्डों का बहुत जल्दी उद्घाटन करने जा रहे हैं। ठियोग बस अड्डे के लिए लगभग 2 करोड़ 18 लाख रुपए की जो राशि मांगी गई थी, उसको हमने प्रावधान कर दिया है ताकि उन बस अड्डों का उद्घाटन हो सके। और इसके अलावा
हमने कुछ कमेटीज बनाई हैं, क्योंकि हमारे कई जगह 2-2 बस अड्डे हो गए हैं। तो उन बस, जैसे बैजनाथ में अब एक ओल्ड बस अड्डा है और एक पार्किंग कम कमर्शियल कम्प्लेक्स है जो बनने जा रहा है। तो हम अपनी टीम्स को भेज रहे हैं कि हमें उनका कैसे संचालित करना है। पालमपुर की पार्किंग बननी है, उस पार्किंग को हम टूरिज्म को सौंप रहे हैं, इस कंडीशन के साथ कि जो उसके आगे जो लोकल लोग काम करते हैं उनको जो है डिसलॉज ना किया जाए। लेकिन पालमपुर की पार्किंग और चंबा की पार्किंग के लिए जो है 13 करोड़ रुपया लगेगा और उस पार्किंग को हम बनाने जा रहे हैं। और सरका घाट में भी लगभग 2 बस अड्डे हो गए हैं। सरका घाट ओल्ड बस स्टैंड और न्यू बस स्टैंड जो है बारछवाड़, ये जो है यहाँ भी 2 हो गए। यहाँ भी हम कमेटी भेज रहे हैं और नए बस अड्डे में का संचालन शुरू हो सके वो हम शुरू करने जा रहे हैं। और हम ऊना का जो ओल्ड बस अड्डा है इसको पीपीपी मोड में जो है कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। पहले भी वहां पे बस अड्डा भी उसी तरह बना था, तो जो पुराना बस अड्डा खाली हुआ है उसको भी हम निर्मित करने जा रहे हैं। और मंडी, बिहाड़ी, बिलासपुर जो है वहां पे हम बस स्टैंड और साथ में मॉल टाइप कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि वो लोकेशन हमारी बहुत अच्छी है। तो टर्न पे है, दोनों के नदी के दोनों तरफ जो है बीच में हमारा ये प्लॉट है, जमीन है हमारी, तो उसको हम निर्मित करने जा रहे हैं। तो ये कोशिश है हमारी कि नए बस अड्डों का जो है काम शुरू हो सके। और हमारे 40 के आसपास बस अड्डे ऐसे हैं जिन्हें जो समय पे सैंक्शन होते रहे। और अब हमने एमडी साहब से कहा है कि किसी में 10 लाख, किसी में 20 लाख, किसी में 25 लाख, इस ढंग से पैसे, इनको हमने कहा है कि हम एक्चुअल कौन से बस अड्डे बना सकते हैं उसकी सूची जो है ये हमें प्रदान करें, ताकि हम उस पर फैसला ले पाएं। और हमारे जो बस रूट लगभग 148 प्राइवेट को चले गए हैं, जिनमें एचआरटीसी ने जो सरेंडर किए थे 107, उनमें से 87 अलॉट हो गए हैं। जनरल रूट्स थे 29 में से 23 चले गए हैं। और 80 सीटर बस रूट जो 72 में से 38, यानी कि 148 पे जो है हमारे फैसला हो गया है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कि ये हमने छोड़े हैं। और लेकिन हम तब तक इन रूट्स को चलाएंगे जब तक वहां पे ये प्राइवेट ऑपरेटर अपना ऑपरेशन शुरू नहीं कर देंगे। और हम ऊना और हमीरपुर में ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर बनाने जा रहे हैं। ऊना में एचआरटीसी बनाएगी और हमीरपुर में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बनाएगा, ताकि जो आने वाले समय में गाड़ियों का पासिंग है ऑटोमेटिक तरीके से, पहले हमने 5 प्राइवेट सेक्टर में भी देने का फैसला किया था, तो ये अब हम गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये शुरू करेंगे। और ताकि ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर और स्क्रैपिंग यूनिट जो भी लगने हैं नई ज़रूरतों के मुताबिक, उस पर हम काम करने जा रहे हैं। तो आज ये हमारी मीटिंग हुई। हमारे बद्दी में बस अड्डा बनना है, भोटा में बनना है, सुजानपुर में बनना है, फतेहपुर में बनना है और नौराधार में बनना है। ये बस अड्डे
हम फैसला ले रहे हैं कि क्योंकि हाउसिंग बोर्ड भी हमारे से कह रहे हैं कि वो भी बस अड्डा बनाने की फील्ड में आना चाहता है, तो उनके साथ भी हम नेगोशिएट कर रहे हैं। हम पीडब्ल्यूडी के साथ भी बात कर रहे हैं, और हमारा जो अपनी एजेंसी है वो भी बस अड्डे बनाती है, तो ये हम फैसले करेंगे कि कौन सा किसको बनाना है, और ताकि हम इनको गति दे सकें। हमीरपुर में पहले ही हमारा अच्छा बस अड्डा बन रहा है, और हमारे इलेक्ट्रिक स्टेशंस जो हैं ये जो 110 करोड़ रुपए के आसपास के 96 चार्जिंग पॉइंट्स 53 लोकेशंस जो है वो फाइनल हो गई हैं, जहाँ पे ये भी बनेंगे, और साथ में टूरिज्म के कम्प्लेक्स भी कई जगह बन रहे हैं। तो उसका पैसा भी हमारे पास 110 करोड़ रुपए आ गया है। तो फील्ड पे कार्य को गति देने के लिए, कार्यशालाएं बनाने के लिए, बस अड्डे बनाने के लिए, चार्जिंग स्टेशंस बनाने के लिए, इसको भी हम गति देने जा रहे हैं। तो ये बात हम आपके समक्ष रखना चाहते थे। ये सर 148 जो रूट्स हैं जो आप सेंटर कर रहे हैं प्राइवेट, इसमें लॉन्ग रूट्स भी हैं? नहीं, ये ऐसा है कि लॉन्ग रूट्स में ऐसा है कि प्रदेश के बाहर जो है हम दूसरे प्रदेशों के साथ एग्रीमेंट में बंधे हुए हैं कि उनकी बसें हमारे आती हैं, हमारी बसें उधर जाती हैं। तो उसमें एक एग्रीमेंट है कि वो कितने किलोमीटर हमारी सीमा में आएंगे, हम कितने किलोमीटर उनकी सीमा में जाएंगे। तो प्राइवेट ऑपरेटर जो है प्रदेश की सीमाओं के बाहर नहीं भेजे जा सकते। तो हम जो है प्रदेश के भीतर जो है रूट्स दे रहे हैं, और उसमें जो हमने रूट्स बनाए हैं वो हम कंसल्टेशन डिस्कशन से बना रहे हैं, ताकि जो जिन लोगों को जाना है वो उसमें मुनाफे में आ सके। सर ये जो सब्जी और दूध का है, इसमें कोई किलोग्राम भी तय किया गया है टिकट पे? इतने किलोग्राम तक फ्री रहेगा? नहीं, हमने फ्री कर दिया है, क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट के हिसाब से इसको चला रहे हैं। हमारा जो है HRTC को सुधार करना काम है। हमें लगेज पॉलिसी से भी लगभग 2 करोड़ रुपए की इनकम हुई है। अब वो मसला जो है सिर्फ ये है कि जो लोग HRTC को कुरियर की तरह इस्तेमाल करते हैं, बस में सफर नहीं करते हैं, अपना सामान दे जाते हैं, वो पैसा पहले जो है HRTC को नहीं मिलता था। अब मैं इसमें ज्यादा विवाद में जाऊंगा तो फिर कंट्रोवर्सी हो जाती है, लेकिन ये आप समझ पा सकते हैं कि ये पैसा HRTC के खाते में नहीं आता था, और लेकिन लगेज तो जाता था लोगों का, जो लोग ट्रेवल नहीं करते हैं या लोग जो सामान भेजते हैं। तो हमने कहा कि वो पैसा जो है HRTC को आए। सर इसमें क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान लोग अपने उत्पाद मंडियों तक भी हमारी बसेस के अंदर लेके जाते हैं, तो क्या वो भी निःशुल्क होगा सर? नहीं, देखिए आज क्या नहीं, ऐसा है ना, जो तो बड़े किसान हैं उनके अपने सब्जी का सर एक बैग है कोई नहीं। अब जैसे अभी किसी ने फोटो छापी थी 4 दिन पहले 5 दिन पहले कि किसान जो है 15 किलो दूध लेके आया, उसका टिकट लग गया, या 10 लीटर दूध लेके आया उसका लग गया, या 10 किलो सब्जी लेके आया तो उसका टिकट लग गया। तो एक्चुअली हालांकि एक बात स्पष्ट है कि HRTC की बसेस में जो आदमी ट्रेवल कर रहा है उसके लगेज पे कोई टैक्स नहीं है। जो लगेज लेके जा रहा है और गाड़ी में ट्रेवल कर रहा है उस पे नहीं है। अभी जैसे कोई कह रहा था कि 30 किलो को 40 किलो कर लो, 40 को 50 कर लो, कोई नहीं पूछ रहा है, वो कोई नहीं है। ये मसला वो है कि जहां लोग ट्रेवल नहीं करते और जो है ट्रेवल ना करके और अपना सामान भेजते हैं, ये उन लोगों पे चेक लगाने का था। क्योंकि आपको मालूम है कि पीछे HRTC की बस में किसी ने कारतूस ही भेज दिए। अच्छा, कुछ लोगों की कोशिश है, ये जो नशे का प्रकोप हो रहा है, चिट्टे का प्रकोप हो रहा है, अब हमें पैकेट पकड़ा देते हैं लेकिन पता नहीं कौन है।
तो किसने भेजा वो पैकेट है, उसमें क्या है अंदर, उन्होंने रोल करके दे दिया। तो हमें कुछ तो पता होना चाहिए कि हमारे पास भेज क्या रहा है। तो ठीक है, हम HRTC को इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट चला रहे हैं, और आपकी एक एक खबर जो है हम रोज मॉनिटर कर रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं। लेकिन हम आपसे सहायता भी मांग रहे हैं, सहयोग भी मांग रहे हैं, क्योंकि ये प्रदेश का एक बहुत बड़ा ऐसा एरिया है जो कि प्रदेश के लोगों की सेवा में 50 साल से लगा हुआ है। और ठीक है, फ्लीट है, फ्लीट चेंज भी करना पड़ रहा है। फ्लीट का बसों के अगर हम टेंडर इस ढंग से कर देंगे तब भी आप हमारी खबर छाप देंगे। तब अब हम, जैसे हमने आज वॉल्वो रद्द किया टेंडर, तो हम 2 महीने लेट हो जाएंगे कम से कम। अब दिल्ली वालों ने हमारी बसें रोक दी क्योंकि वहां पे पोल्यूशन बहुत हो रहा है। उन्होंने कहा कि आप ये जो आपके पास BS4 बसेज हैं, ये आप ये नहीं भेजेंगे। तो हम हमारी कम से कम 16 बसेस जो हैं दिल्ली के रूट पे रुक गई। तो हमें बसेस खरीदनी है, तो बसेस खरीदने का प्रक्रिया भी अपनानी पड़ेगी। प्राइवेट की तरह तो है नहीं कि गए और जाके बस खरीद के आ गए। यहाँ तो पूरा बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी, पैसे का बंदोबस्त करना पड़ेगा और टेंडरिंग करनी पड़ेगी। तो प्रक्रिया हम चाहते हैं कि पूरी तरह उनको अपनाया जाए। एक हमने फैसला किया है कि ये जो शिमला का बस अड्डा है, शिमला के बस अड्डे का मसला हम प्रदेश मंत्रिमंडल में ले जाएंगे, क्योंकि जो इसका संचालन कर रहे हैं उन्होंने ये कहा है कि मुझे 82 करोड़ रुपया दो और मैं इस डील से निकलना चाहता हूं। अब उनके कहने से तो होगा नहीं कि किसी के दिन में कभी भी कुछ ख्याल आ जाए। तो आपने प्रोजेक्ट लिया तो वो अब उसकी सारी डिटेल कब कब क्या क्या हुआ सारा हमने बोर्ड ने डायरेक्ट किया है MD साहब को कि ये सारा डिटेल कैसे ये खरीद हुई, कैसे ये आगे बढ़ी। 17 साल के लिए लिया था, 51 साल के लिए चला गया, 51 ईयर के लिए चला गया। तो हमने इनको कहा है कि आप ये सारा डिटेल मसौदा जो है मंत्रिमंडल की अगली बैठक में रखें। दूसरा जो है ये मैक्लोडगंज और कांगड़ा का जो बस अड्डा है, इसमें आर्बिट्रेशन का अवार्ड हमारे खिलाफ आया है। उन्होंने कहा कि इन 25 करोड़ रुपया जमा करवाओ, अगर उनको देना तब भी, अगर आगे अपील में जाना है तब कोर्ट में जमा कराओ 25 करोड़ रुपया। हमने इनको कहा है कि ये भी जो है मसला पूरा डिटेल में, क्योंकि यहां तो इनके पास तो इतना पैसा है नहीं है लूज मनी की ये जमा करवा पाए। तो हमने ये कहा कि ये मसला भी आप प्रदेश मंत्रिमंडल के समक्ष रखें कि किस ढंग से ये अवार्ड आया है। दूसरा, एक हमने इन डायरेक्शंस दिए हैं ट्रांसपोर्ट विशेष तौर पे HRTC को, लगातार केस हारते जा रहे हैं और जो पैनलिस्ट हैं, वकीलों के पैनल हैं, उनकी भी रिपोर्ट जो है, मॉनिटरिंग की रिपोर्ट जो है, कितने केसेस जो हुए हैं, कितना हमने दिया है, वो भी जो है आप बोर्ड के समक्ष रखें। मतलब कि इतने भारी अवार्ड्स जो हैं, और हमारे 3000 के आसपास केस 3000 के आसपास केस अदालतों में चल रहे हैं और उनका हमें पैसा देना पड़ रहा है। तो देयर शुड बी सम सिस्टम की जहां पे पता लगे। हमने इनको कहा है कि जब भी आप कोई केस हारते हो या कब जो भी केस आप जीतते हो, उसकी रिपोर्ट आप जो है नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में रखेंगे। कोई अवार्ड आपके खिलाफ आया है, आप वो जो है सूचित करेंगे। अब 25 करोड़ का अवार्ड आपके
खिलाफ था, और उसकी समय सीमा होती है 60 दिन के अंदर जमा कराना है, 90 दिन। घाटे के चलने वाले होटल्स का फैसला जो है, आपकी सारी बातों का, चाहे आपने जिक्र किया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, सरकार से मदद चाहिए, क्या इसको अदालत के उस फैसले का असर माना जाए कि आप आज इस तरह की बात एडवांस नहीं, हमने तो देखिए इससे पहले ही HRTC ने फैसला ले लिया था। कोर्ट का फैसला तो बाद में टूरिज्म के परिप्रेक्ष्य में आया है। हमने पहले फैसला ले लिया है कि हमने कोई भी बस हमारी बुक करवाता है, चाहे वो सरकार है या वो प्राइवेट है, 50% उसको भुगतान पहले देना पड़ेगा। 50% भुगतान का फार्मूला हमने पहले ही तय कर दिया था। ऐसा तो आपको भी लगता होगा कि HRTC में लगातार रिफॉर्म्स हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं, डेलिब्रेशंस हो रहे हैं, और हम उस जगह इसको ले जाना चाह रहे हैं जो कि जनता की सेवा तो है ही है। जब वी आर लिविंग इन अ पॉलिटिकल सेटअप तो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट तो है ही है, लेकिन वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट के साथ साथ हमारे जो, आपको मैं बताऊं कि हमारा 45 करोड़ रुपया HRTC तनख्वाहों पे खर्चती है, और लगभग 23-24 करोड़ रुपया हम पेंशन पे खर्चते हैं, और उसके बाद हम 8-9 करोड़ रुपया जो है टायरों पे खर्चते हैं, 45 करोड़ रुपया हम डीजल पे खर्चते हैं, और हम उसके बाद जो है पुर्जों पे खर्चते हैं 5-6 करोड़ रुपया, और फिर जो हमने जो गाड़ियां खरीदी हैं उसकी हम किस्तें भी देते हैं, 3-4 करोड़ रुपया बैंकों का रिटर्न भी करते हैं। तो हमारे ये नहीं है कि हमारे खर्चों को आप सीधे सीधे आंकों के ये, और फिर आप देख लो कि हमने कभी लंबे अरसे से किराए नहीं बढ़ाए हैं, और लेकिन जो विजिबल खर्चे हैं वेतन, पेंशन एंड डीजल के, और हम बिल्कुल डिफॉल्ट में नहीं है, हम तनख्वाह समय पे दे रहे हैं। कोई एक कर्मचारी नहीं कह सकता कि हमने उसकी तनख्वाह नहीं दी। हम पेंशन बिल्कुल दे रहे हैं, ठीक है, अपवाद हो सकता है एक महीने में कोई 2-4-10 दिन आगे पीछे हो गया हो, लेकिन आज दिन तक की पेंशन हमने सबको दी है। अभी हमने इनके साथ कार्यक्रम किया था तो हमने ये फैसला किया कि ओवर टाइम अलाउंस जो है इनका, जो 55 महीने का पेंडिंग है, वो 100 करोड़ रुपया देने को है। तो उसमें से हमने कहा था कि दिसंबर तक आपको 50 करोड़ देंगे, मार्च तक वो CM की कमिटमेंट भी है, मंच पे घोषणा भी की है। तो 100 करोड़ रुपया हम इनको देने जा रहे हैं, और 9 करोड़ रुपए के आसपास जो है इनके जो मेडिकल के भत्ते वगैरह हैं। एक फैसला हमने आज और किया है, जो यहाँ पे क्या है कि जब कोई कर्मचारी के घर में शादी है या किसी के क्रॉनिकल पेशेंट है, उसमें क्या है कि जिसकी चलती है वो पैसा ले लेता है, जिनकी अफसरों के साथ अच्छा रिलेशन है वो 7 लाख ले लेगा, 10 लाख ले लेगा, 8 लाख ले लेगा। हमने उस पे चेक लगा दिया। आज हमने कहा कि आपको 2 लाख रुपया देना है, लेकिन सबको देना है। आपके पास डिस्क्रिशन हमने खत्म कर दी कि आप जो है किसी को अफसर से मिले कि 7 लाख दे दो, 8 लाख दे दो, दूसरे को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, तो वो हमने MD को 2 लाख की पावर दी है कि आप 2 लाख से ऊपर किसी का भी जो है नहीं सैंक्शन करेंगे, 2 लाख तक ही सैंक्शन करेंगे, ताकि बाकियों को भी मिल सके। नहीं तो ये हो रहा है कि 5-7 लोग जो हैं वो ले जा रहे हैं और बाकी सब लोग जो है इंतजार करते हैं। सर हमारा एक छोटा सा सजेशन है। मुकेश जी, सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि 50 लाख रुपए डेली महिलाओं को जो रिबेट दे रहे हैं उस पे जा रहे हैं, तो घाटा भी बढ़ रहा है HRTC का, फिर कैसे वो जो कर्जे का बोझ है कम होगा? नहीं, मैंने शर्मा जी आपको बताया कि जैसे हमने 66 करोड़ रुपया कमाया, तो अब आप कहेंगे कि आपने डाला कहां? तो अब ये है कि तनख्वाहें बढ़ रही हैं, हमें जो है फाइनेंस कमीशन के अवार्ड लागू करने पड़ रहे हैं, कोर्ट के अवार्ड्स लागू कर रहे हैं, पेंशन बढ़ रही है। हमारे 7,000 पेंशनर हो गए हैं
और अभी हमने पेंशन को लेके भी आज इनसे कहा है कि 150 के आसपास ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी पेंशन शुरू करनी है। तो शुरू करने में इनको जो दिखते हैं, तो हमने इनको कहा कि उनके साथ आप नेगोशिएट करो ताकि कम से कम एक न्यूनतम तनख्वाह पेंशन तो उनके घर में पहुंचे। तो उनके साथ बातचीत करके, डायलॉग करके, यूनियन से बात करके या अलग अलग लोगों से बात करके जो है आप उनको देने की स्थिति में तो हो, नहीं तो डायलॉग नहीं होगा तो उसमें दिखते हैं। तो इसलिए खर्चे भी बढ़ रहे, महंगाई भी का इंडेक्स भी है। तो ये दूसरा ये है कि जो हमें सरकार से पैसा आता है उसमें भी तो कटौती होती है ना, कि आपने ज्यादा कमा लिया तो हमारे को उसमें कटौती हो जाती है। लेकिन कुल मिला के हमारी कोशिश है कि HRTC से लोग प्यार करते हैं, HRTC को लोग अपनी बस मानते हैं, अपना उनके साथ एक भावनात्मक रिश्ता है। तो इसको किस ढंग से हम जनता के दिलों में बसा के रखें और किस ढंग से हम सर्विसेज दे रखें, हम जनता के लिए हैं और उस हिसाब से हम फैसले ले रहे हैं। मुकेश जी, आपने जिक्र किया था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ट्रांसपोर्ट का अगर सेक्टर है तो वो सिर्फ बस ही है, रेल नेटवर्क नहीं है, दूसरे साधन यहाँ पे नहीं है। हिमाचल प्रदेश के फूल उत्पादक अधिकतम अपना उत्पाद अगर दिल्ली और कहीं भेजते थे तो वो सरकारी बसों का इस्तेमाल करते थे। क्या राज्य सरकार इस विषय में सोच रही है कि केंद्र सरकार से ट्रांसपोर्ट सब्सिडी के रूप में, ताकि अपने किसानों को राहत दी जा सके, ये जो फूल ले जाने का आपने तो वो लगा दिया है कि टिकट इसका होगा, आपने इसका होगा, तो क्या ट्रांसपोर्ट सब्सिडी जैसी डिमांड पर्वतीय राज्यों के लिए क्या आपकी सरकार सोचने का विचार रखती है? नहीं, देखिए ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार भी लगभग 2200 करोड़ रुपए की सब्सिडीज देती है और लेकिन अब स्टेट की वित्तीय स्थितियों को देखते हुए लगातार जो है किस ढंग से हम उनको रैशनलाइज कर सकते हैं, प्रयास हो रहा है। अब इंडस्ट्रियल सब्सिडी जो सबसे इंपॉर्टेंट आती थी वो ही नहीं आ रही है, तो हम बाकी सब्सिडीज की क्या बात करें कि, लेकिन इतना जरूर है कि बहुत बड़ी मात्रा में फूल जो है दिल्ली की मार्केट में जा रहा है, दूसरे स्थानों पे जा रहा है। तो ये जो विविधीकरण हुआ है कि सेब राज्य से फूल राज्य, फल राज्य, वो हमारे लोगों का जो है प्रेजेंटेशन हम दिल्ली में देख रहे हैं कि किस ढंग से लोग बताते हैं कि ये फूल हिमाचल से आया है। किसानों के हक में केंद्र से मिलना चाहिए आप? नहीं, हम तो देखिए ऐसा है कि केंद्र से तो हम मिलेंगे और हमारा राइट भी है और कोई हमें रोक भी नहीं सकता। कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी पार्टी केंद्र में है तो हम लोग जो है, हम एज ए गवर्नमेंट जो है केंद्र को मिलेंगे। हमारा जो है, हम फेडरल स्ट्रक्चर में काम करते हैं तो हमारे राइट्स हैं, केंद्र के साथ हमारे हक हकूकों का मसले हैं, तो हम क्यों नहीं मिलेंगे। मुकेश जी, मैंने कई बार एमडी साहब को भी फोन पे जानकारियां दी हैं। जो हमारी लोकल बसें चल रही हैं, स्कूल या लोकल बसें, तो बहुत ओवर स्पीड चलती हैं। जो सवेरे HRTC की बस बच्चे लेके चलती हैं, ओवर स्पीड चलते हैं और मतलब बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं। दूसरी, बसों में ब्रेक लाइट नहीं जलती हैं। मतलब 80% जो शहर में बसें चल रही हैं उसमें ब्रेक लाइट नहीं जलती है, पार्किंग लाइट नहीं जलती है, इंडिकेटर नहीं देते हैं, पता ही नहीं लगता एकदम से ब्रेक मार दिया, ना इंडिकेटर, ब्रेक लाइट भी नहीं है तो पता ही नहीं लगता कब रुक गए। मैंने कई बार एमडी साहब को भी फोन किया, एक बार तो बेचारे वहाँ से ड्यूटी पे गए हुए थे चुनाव के, तब भी मैंने इनको फोन कर दिया था। तो थोड़ा इस पे कंट्रोल होना चाहिए। एक्सीडेंट्स थोड़े बहुत करते हैं HRTC के ड्राइवर लोग। चलो, दिस इज सजेशन फॉर एक्शन है। और हमारे एमडी से तो अब वैसे लोग डरते हैं, चले चले किसी का मोबाइल भी देख लिया वो सस्पेंड हो जाता है। तो ऐसा हमारी कोशिश है कि हम व्यवस्थाओं को सुधार सके जितना भी कर पाएंगे। हमने कहा है ड्राइवर्स को बिना बस अड्डे के ब्रेक मत लगाओ, चलते बीच रास्ते में ब्रेक मत लगाओ। लेकिन ये जो छोटे छोटे मसले हैं, ये हम कोशिश करेंगे कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन करवाएं।
सर जो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हैं वो मिनिमम किराया बढ़ाने की बात कर रहे हैं, दूसरे स्टेट्स की अपेक्षा, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, तो कम से कम 10-15 किया जाए, ये उनकी मांग है। इस पर क्या करें? नहीं, मैं ऐसा है ना कि आप देख रहे हैं कि हमारे मेहरबान दोस्त जो हैं कि किस ढंग से जो है बात करेंगे। अब आप कह रहे हैं कि पंजाब ने बढ़ा दिया है, हरियाणा ने बढ़ा दिया, फलां ने बढ़ा दिया, यहाँ पे जरा सी बात आएगी। अब हमने कहा अपने साथियों को, यहाँ पे टॉयलेट टैक्स लगाने की कोई बात नहीं है, ना टैक्स लगा है, ना लगेगा, ना आपने किसी ने दिया है। और मैं तो कह रहा हूं कि हमारे जो मेहरबान साथी हैं वो पूरा दिन टॉयलेट में बैठे फिर भी पता लगाएं कि टैक्स लगा कि नहीं। उनको वो पूरा वो जो है मॉनिटरिंग करनी चाहिए इस बात की कि आज हम पूरा दिन बैठे थे फिर भी नहीं लगा। उप मुख्यमंत्री जी, सवाल इसी पे ही है। आप सरकार बार बार कह रही थी हमने टैक्स नहीं लगाया है, तो आपके जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा कागज दिखा रहे थे कि हमने इसको वापस लिया है। तो जब लगा ही नहीं था तो फिर वापस कौन सा कागज लिया गया? नहीं, तो सवाल है ना कि ऐसा है कि हालांकि मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन आप हैं कि हट नहीं रहे हैं। आज अब सीवरेज टैक्स जो है पूरी कंट्री में लिया जा रहा है। सीवरेज पे जो है 30% टैक्स सारी कंट्री में लिया जा रहा है। और अगर उस नोटिफिकेशन को आप पहले ध्यान से पढ़ें, उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा है कि गांव के इलाके में कोई टैक्स नहीं है, फिर है कि अर्बन इलाके में कोई टैक्स नहीं है। जब ग्रामीण इलाके में कोई टैक्स नहीं है तो आम आदमी को कहां से लग जाएगा? अर्बन इलाके में टैक्स नहीं है तो आम आदमी को कहां से लग जाएगा? जो थर्ड क्लॉज था उसमें यह है कि जो 5 स्टार होटल्स हैं, 5 स्टार होटल्स हमारी सीवरेज लाइन को इस्तेमाल करते हैं, अपना ट्यूबवेल लगाते हैं, अपना ट्यूबवेल लगा के वो हमारी सीवरेज लाइन को, उनके लिए टैक्स की वो बात थी, वो भी जो है गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं था। तो इसलिए, और यही लैंग्वेज जो है जब पूर्व की सरकार थी ये क्लॉज उसमें भी था। तो इसलिए जो है हमने तो उसको अबॉलिश ही कर दिया। हमने कहा जिस चीज से कोई धारणाएं गलत जाएं वो जो है क्लॉज ही हटा दो। तो इसलिए सवाल कोई नहीं है। अब कुछ मसले ऐसे हैं, जैसे आपने कह दिया कि हिमाचल भवन, आपने नहीं कहा, मतलब कि अवार्ड आया तो हिमाचल भवन कुर्क हो रहा है। हमने कहा कि हिमाचल भवन हिमाचलियों की पहचान है मंडी हाउस में। ठीक है, अदालत का फैसला आया, हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। हमने 64 करोड़ रुपया जमा करा दिया, 64 करोड़ रुपया। दूसरा ये है कि जो हिमाचलियत की पहचान है, आप क्या समझते हैं कि हम गवर्नमेंट में बैठे लोग जो है उसको ऐसे ही जो है चले जाने देंगे? उस प्रॉपर्टी पे कोई उंगली भी नहीं लगा सकता, कोई परिंदा भी चोंच नहीं मार सकता। ये हम हिमाचलियों को, हिमाचल के लोगों को जो है आश्वासन देना चाहते हैं। अभी उनियाल साहब बात कर रहे थे टूरिज्म के होटल्स की। हमने डिसइन्वेस्टमेंट के खिलाफ जो है बीजेपी के से लड़ाई लड़ी है। जब बीजेपी के टाइम में होटलों की पूरी बुकलेट तैयार हो गई थी, कौन कौन से होटल बेचने हैं, उसका पूरा मसौदा तैयार हो गया था, तब हमने जो है इनका विरोध किया। उस समय जो है दर्दन गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक कमेटी बनाई। उस वक्त के टूरिज्म सेक्रेटरी को उन्होंने उस समय जो है बदला, और हमने कहा था कि हम जो है ये जो हमारी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं हम इनको जाने नहीं देंगे। हमने ये जो वाइल्ड फ्लावर हॉल की लड़ाई जो है सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी, ताकि ये जो है 12, 14, 1500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है हम अपने बचा सकें ये। और तो इसलिए जो है ये जो होटल्स हैं, आप क्या समझते हैं कि हम इनको जाने देते हैं? हमने कोर्ट में भी अपना पक्ष रखा और डबल बेंच के सामने भी रखा। आज आप देख रहे हैं कि सारी प्रॉपर्टियां
जो है उन पे स्टे लग गया है। तो डिसइन्वेस्टमेंट में आप क्या समझते हैं कि हम चायल होटल का ऐसे ही डिसइन्वेस्टमेंट होने देंगे? किसी के चाहने से या कोई ऐसा अवार्ड आ जाए, हम कानूनी और राजनीतिक तौर पे दोनों पर पूरी तरह सचेत हैं और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये कुछ फैसले पिछले दिनों में, ठीक है, मैं भी जर्नलिस्ट रहा हूं, जर्नलिस्ट के लिए तो खबर है, आपके लिए 2-3 दिन इसमें निकल गए, होटलों में निकल जाएंगे, 2-3 दिन हिमाचल भवन में निकल जाएंगे, 2-3 दिन टॉयलेट टैक्स में निकल जाएंगे। हकीकत ये है कि ये जो है नहीं मैं ऐसा है, नहीं वो ठीक है, आपने अपना नुकसान किया, नहीं तो मैंने आज आपको समोसे खिलाने थे। तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ये प्रदेश बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है, कांग्रेस की सरकार है। इस सरकार को जो है डिसलॉज करने के अटेम्प्ट्स बार बार हो रही हैं, लेकिन मजबूत सरकार आपके समक्ष है। हम प्रदेश के हित में फैसले लेते रहेंगे।